नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। एक तरफ जहां बिहार कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य बाढ़ की मार से भी बेहाल हो चुका है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। शुक्रवार रात को देवापुर, छरकी, देवापुर मुख्य बांध और अन्य स्थानों पर तटबंध पानी के दबाव के चलते टूट गए, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। हालात ये हो गए हैं कि अब लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और लगातार बाढ़ का कहर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बचाव दल का कार्य लगातार जारी है, लेकिन पानी से आखिर कौन जीत सकता है? और पानी अपना रौद्र रूप बाढ़ के रूप में जिस तरह दिखा रहा है, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य जलमग्न हो चुके हैं और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के गांव डूब गए हैं। स्थिति यह है कि असम के कांजीरंगा वन उद्यान में भी पानी भर गया है। तमाम जानवर वहां परेशान हैं। गांव में, शहरों में, कस्बों में बिहार के अनेकों जिलों में लगातार बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पानी की भयावह स्थिति, बचाव दल भी लाचार। आखिर इतने बड़े स्तर पर मदद कैसे पहुंचाई जाए? लेकिन जहां जहां संभव हो रहा है, मदद पहुंचाई जा रही है। बावजूद इसके जानमाल का नुकसान बड़े स्तर पर हो रहा है। बिहार कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य बाढ़ की मार से भी बेहाल हो चुका है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। शुक्रवार रात को देवापुर, छरकी, देवापुर मुख्य बांध और अन्य स्थानों पर तटबंध पानी के दबाव के चलते टूट गए। इससे स्थिति और भी भयावह हो गई। हालात ये हो गए हैं कि अब लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में नदियों के उफान पर रहने से बाढ़ की हालत भयावह होती जा रही है। हजारों लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। 24 घंटे के दौरान चंपारण, दरभंगा और गोपालगंज में 6 बांधों के टूट जाने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़क संपर्क भंग हो गए हैं। डुमरिया घाट अर्ध निर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त होता दिख रहा है, जिसका असर दिल्ली, गुवाहाटी और काठमांडू को जोड़ने वाले NH-28 4 लेन के पुराने पुल पर भी पड़ेगा। दरभंगा और समस्तीपुर के बीच ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण रेल यातायात बंद कर दिया गया है। राज्य में बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। लगातार नए इलाकों में पानी का फैलाव जारी है। इस बीच 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। जल संसाधन मंत्री ने किया हवाई सर्वे। वहीं इससे पहले शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विभागीय प्रधान सचिव संजीव हंस और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ उन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जहां बांध टूटे हैं। सर्वेक्षण के बाद पटना लौटे संजय झा ने ये माना कि गंडक में अचानक आए 5.35 लाख क्यूसेक पानी का दबाव बांधों पर पड़ा, जिससे वे क्षतिग्रस्त हो गए। मैं देता हूँ कि पिछले दिनों फोरकास्ट था और काफ़ी बारिश हुई नेपाल के कैचमेंट में भी और बिहार के साइड में भी, और वाल्मीकि नगर में लगभग 4,36,000 क्यूसेक पानी जो 21 तारीख से जो बारिश हुई है उसमें वहाँ से निकला है, उसके बराज से 4,36,000। और
उसके अलावा जो बिहार साइड में बारिश हुआ, हम शेयर करेंगे कागज भी, जिसमें एवरेज कहीं 200, कहीं 250, कहीं 150 mm बारिश हो रहा था उस पूरे बेल्ट में। तो एवरेज 200 से ऊपर mm बारिश हुआ, तो जो अनुमान लगा सकते हैं कि 80,000 से 1 लाख क्यूसेक पानी ये था। तो पूरे सारण इम्बैंकमेंट में आपको करीब 5,30,35,000 क्यूसेक पानी निकल रहा था, जो कि 2017 का एक हम लोग मानते हैं कि उस साल बहुत जगह ब्रीच हुआ था और पानी काफी आया था, उससे 1 फीट ऊपर पानी जा रहा है, 26 सेंटीमीटर ऊपर 2017 के तुलना। उत्तर बिहार के चंपारण में 2 और दरभंगा में 2 बांधों के टूटने से कई गांव में पानी फैल गया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाया घाट में मुंडा पुल का पिलर नंबर 16 बागमती के पानी में डूब गया। इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। मुजफ्फरपुर सुगौली रेलखंड पर सुगौली मझौलिया रेलखंड अंतर्गत पुल संख्या 248 के गार्डर को भी बाढ़ के पानी के छूने के बाद रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया है। डुमरिया घाट अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त। सामरिक और आर्थिक महत्व के डुमरिया घाट पुल पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पानी के दबाव के कारण पुल के समानांतर में वर्षों से अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच ध्वस्त होता दिख रहा है। पुल के अप्रोच रोड के ध्वस्त होने के बाद पानी का सीधा प्रभाव NH-28 फोर लेन के पुराने पुल पर पड़ेगा। NH-28 दिल्ली, गुवाहाटी और काठमांडू को जोड़ता है। NHAI के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है। गोपालगंज में भी 2 जगह टूटा सारण तटबंध। गोपालगंज के पुरैना देवापुर और पकहा में सारण तटबंध टूटने के बाद शनिवार की सुबह बैकुंठपुर प्रखंड के कृतपुरा गांव के नजदीक भी सारण तटबंध टूट गया। तटबंध टूटते ही आसपास के 5 दर्जन गांव में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इसी बीच पुरैना में बांध टूटने के बाद बाढ़ का पानी सिद्धवलिया प्रखंड की खजूरिया पंचायत के चंबर को भरते हुए गांव में प्रवेश कर चुका है। लगातार पानी बढ़ने से प्रखंड मुख्यालय बरौली समेत बाढ़ प्रभावित 72 गांव की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। कोसी की सहायक नदियां उफान पर। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। कोसी के कुछ बाढ़ प्रभावित गांव में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पूर्व बिहार की स्थिति सामान्य है। सुपौल में कोसी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। कोसी की सहायक नदियां उफान पर हैं। सहरसा में कोसी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन सुरसर, तिलावे और बलान उफान पर हैं। तटबंध के अंदर की बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। मधेपुरा जिले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अररिया में नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन नदियों का कटाव तेज है। 24 घंटे में डूबने से 13 लोगों की मौत। गौरतलब है कि राज्य में लगातार हो रही बारिश और बांधों के टूटने से स्थिति काफी खराब हो गई है। बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सुपौल, पूर्णिया और सीतामढ़ी के 1-1, सहरसा और गोपालगंज के 2-2, कटिहार और मधुबनी के 3-3 लोग शामिल हैं। फिलहाल राज्य में बनी इस भयावह स्थिति से लोग अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इस समय इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा बिहार से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार और नॉर्थ ईस्ट से संतोष यादव। वीरेंद्र, सबसे पहले सवाल आपसे कि जो बिहार में बाढ़ ने जो तबाही मचा रखी है, सरकार के इंतजाम उस पर कितने काफ़ी हैं? यह बता दें कि एक ओर बिहार कोरोना के कहर से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर बाढ़ की मार भी झेल रहा है। बिहार के
दरभंगा में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जिला के 8 प्रखंडों के 160 पंचायत अपनी आगोश में ले लिया है। ये बतला देंगे कि दरभंगा जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न जगहों पर निगरानी टीम और एसडीआरएफ की टीम को भेजकर बाढ़ सहायता के लिए की मदद की जा रही है, लेकिन लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने घर को छोड़ के और सड़क पे कहीं शरण लिए हुए हैं। वही बतला दे कि लोगों को खाने पीने में भी काफी दिक्कत हो रही है। काफी मदद किया जा रहा है, लेकिन जी बिल्कुल। संतोष यादव, जो हालात वहाँ पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ के कारण बन रहे हैं, जानवर कांजीरंगा वन्य उद्यान से लेकर कई जगह जानवर पानी में डूब गए हैं, लगातार मौत हो रही है, तो वहाँ सरकार के इंतजाम किस तरह हैं? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। 33 में से 27 जिला पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और ऐसे में असम सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हर संभव मदद किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार जो है राहत शिविर बनाए गए हैं। हालांकि असम सरकार की जो तरफ से जो राहत शिविर बनाए गए हैं, काफी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है। और साथ ही आपको बता दें कि बहरहाल जो असम पूर्वोत्तर की जो है आपको बता दें कि है, क्योंकि सभी नदियां उफान पे है और जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी हैं। आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भी काफी डूब चुका है। जानवरों के लिए भी काफी सारा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आपको बता दें कि जो पहाड़ी इलाकों को छोड़ दिया जाए, बाकी के तमाम जो जिले हैं बाढ़ में एकदम तब्दील हो गए हैं, नदी में तब्दील हो गए हैं, नदियां उफान पे है और ऐसे हालात में लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। किसानों के लाखों हेक्टेयर जमीन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जो किसान अपने जो धान लगाते थे, जो भी उनकी जो मूलभूत सुविधा जो खेती से उनको आता था, अब पूरी तरह से बाढ़ में तब्दील हो गया। किसान अपने एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर संभव बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद किया जाए और जो भी आवश्यकता हो बाढ़ पीड़ितों के लिए उनको मुहैया कराई जाए। साथ ही आपको बता दें कि जो मवेशी हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से कई जो है खाना देने के लिए व्यवस्था किया गया है। एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, जो कि आसाम की एसडीआरएफ टीम है, लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर रही है। लेकिन नदियां उफान पे हैं क्योंकि लगातार असम में बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है पूर्वोत्तर में। वहाँ जो चाय के बागान है वो भी बारिश के कारण, पानी के कारण वहाँ डूब गए हैं, बता रहे हैं वहाँ चाय के बागानों की स्थिति भी बहुत बुरी है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आपको बता दें कि जितने भी चाय के बागान जो निचले हिस्से में थे, जो कम बारिश होने में भी उनके चाय की खेती काफी बढ़िया होती थी, वो आज नदी में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इससे सहायक जितने भी नदियां, सभी नदियां उफान पे हैं। तो ऐसे में जो चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए भी काफी सारा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। कई जो है फैक्ट्रियां है, चाय की जो फैक्ट्रियां है वो भी पानी में डूब चुकी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं वो अपने चाय बागान में ही अपना जीवन व्यस्त करते थे। लेकिन अब ऐसे हालात में लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा रहा है। स्टेट डायरेक्टर मैनेजमेंट जो है एसडीआरएफ, उसको लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन इस पर मशक्कत कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है चंद्रशेखर की आसाम सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि जो भी बाढ़ पीड़ित है उनको जो भी हो सके उनको तुरंत मुहैया कराया जाए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये कहना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ अपना विकराल रूप ले रहा है, इससे पहले भी इस तरीके से असम में होता था, लेकिन इस बार जो विकराल रूप बाढ़ ने लिया है, ये काफी चिंताजनक बात है। वीरेंद्र, जिस तरह लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और आपदा प्रबंधन की जो बात होती है, तो कहीं सरकार जो रेस्क्यू कर रही है वो ठीक वहाँ पे हो पा रहा है कि, या वहाँ पे काम धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है? वीरेंद्र से संपर्क हमारा टूट गया। संतोष, जिस तरह वहाँ पे इस समय पानी का लगातार कहर बरप रहा है, सरकार की जो एक आपदा प्रबंधन है, वो जब पानी आता है, जब आपदा टूटती है, कहर टूटता है बाढ़ का, तभी जागृत होता है। उससे पहले सिर्फ सोया रहता है प्रशासन। तो अब जो रेस्क्यू हो रहा है वो सही ढंग से हो पा रहा है वहाँ इस समय?
जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आपको बता दें कि ये सरकार की तरफ से दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार की तरफ से जारी है। हालांकि इससे पहले अगर सरकार की तरफ से अगर मंशा लोगों को बताने की होती तो इस तरीके का हालात नहीं हो पाता, क्योंकि ये स्थानीय लोगों का आरोप है, ये हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो बाढ़ से पीड़ित है जो लोग हैं वो लगातार इस बात को रख रहे हैं सामने की इससे पहले जो बांध होता है, जो मथौरी होती है, उस तरीके पे मरम्मत के काम जो है समय से पहले नहीं किया गया था। और यही वजह है कि जो है गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ की पानी आ गई है और लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा है। मवेशी जो काफी तादाद में लोग रखे हुए थे, चाय बागान में जो श्रमिक के काम करने वाले हैं उनके लिए भी काफी सारा मुश्किलें पैदा हो चुकी है। आपको बता दें कि पहाड़िया इलाकों में भी इस तरीके का बाढ़ का हालात है। कुछ ही जो है दिनों की बात है, असम के जो पहाड़िया जिला है कार्बी आंगलंग, वहाँ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कार्बी लांगटी हाइड्रो प्रोजेक्ट, उससे भी होजाई जिला के तमाम जो है जगह है पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। और जैसे कि आपको कामरूप हो गया, मौलीगांव जो है कार्बी लांगटी हाइड्रो प्रोजेक्ट द्वारा जो पानी जाता है डैम द्वारा पानी छोड़े जाने पर भी इस तरीके से हालात बन गया है। तो जो किसानों के लिए भी काफी सारा मुश्किलें हो रही है और जो सरकार को सुविधा करना चाहिए था समय रहते वो सरकार की तरफ से कहीं न कहीं संपूर्ण नहीं हो पाई और यही वजह है कि बाढ़ ने और भी विकराल रूप लेते जा रहे हैं पूर्वोत्तर में। तो जो सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूरी तरह से, जो आम आदमी है वो बहुत परेशान है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए जा रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं वहाँ पे जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए जा रहे हैं ये ठीक रहेंगे, वहाँ लोगों को सहूलियत मिल जाएगी, या लोग लगातार और परेशान होने वाले हैं? क्योंकि बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, जिस तरह मौसम विभाग बता रहा है, जिस तरह तमाम जो एक आकलन है बारिश का, अब मानसून आया है, अभी तो प्रारंभिक दौर है, बारिश चलेगी। तो अभी जो सरकार जागृत हुई है, जागी है और जो सुविधाएं मुहैया करा रही है आम इंसान को, तो वो उनको ठीक से हो जाएगी या इसी तरह चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है, अभी जो देखने को मिल रहा है? चंद्रशेखर, आपको बता दें कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और तमाम जो है मंत्री है अपने अपने इलाकों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ से इलाके के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। असम की अगर बात करें तो असम के पूर्वोत्तर जो जितने भी इलाके हैं पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं और ये मानसून ने अपना कदम ही रखा है, आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि ये पहला पड़ाव है बाढ़ का। और ऐसे में सरकार की तरफ से जो भी हर संभव मदद हो सके और मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कई बार प्रभावित इलाकों को दौरा किया उन्होंने, और अपने जो क्षेत्रीय है जो माजुली है उनका भी दौरा किया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर है और ये कुदरत का कहर से असम को बचाने के लिए तमाम कोशिश असम सरकार कर रही है अपने तरफ से। लेकिन जो किसान है, जो किसानों ने मवेशी रखी है, इस पे भी सरकार को चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि अभी मानसून ने अपना कदम रखा है। आने वाले दिनों में बाढ़ से और भी क्षेत्र डूब सकता है। इसको देखते हुए असम सरकार की तरफ से सभी जिला प्रशासन को तैनात रखा गया है और जो भी निचले इलाके के तटीय लोग हैं उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल संतोष यादव, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देते रहिए। वहां से प्रेम रंजन जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं बिहार से। प्रेम रंजन जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। पहले बिहार के मजदूर बेचारे पैदल पैदल बिहार पहुंचे, कोरोना से वहां पर जो कोहराम था वो टूटा ही हुआ था, ऊपर से बाढ़ आ गई है। अब लोगों की जो मदद की उम्मीद है आपसे, सरकार से, तो उनको मदद मिल पाएगी? जरूर, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। सरकार लगी हुई है, ये आपदा है और इस आपदा की घड़ी में संयम से सब लोगों को काम लेने की जरूरत है। सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है। कल ही देखेंगे कि आप जो सिंचाई मंत्री हैं संजय झा जी, प्रत्यय अमृत जी जो आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव हैं, वो सब लोगों ने हवाई सर्वेक्षण कर करके पूरे स्थिति का जायजा लिया है। कई सैकड़ों स्थानों पर लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई है। अब तो स्थिति थोड़ी भयावह रूप लेते चला गया है। 10 जिलों में 435 पंचायतों में लगभग 8 से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इससे, जिसके कारण जो ऐसे स्थिति जो ऐसे बिगड़ती जा रही है। लगभग 5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी लगातार गंडक में बराज के माध्यम से नेपाल के द्वारा छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण ये स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए सरकार ने सेना के 3 हेलीकॉप्टर आज मंगाए हैं और उसके माध्यम से राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लोगों को खाने पीने के पैकेट भी जो है उसके माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। बचाव का कार्य किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। जो हमारी
टीमें हैं आपदा विभाग की, वो सभी एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो सभी लगी हुई है। तो राज्य सरकार का आपदा का है वो सब टीम लगी हुई है और पूरी तत्परता से लगी हुई है कि किसी को किसी प्रकार का बहुत ज्यादा हताहत नहीं होने दे। हम सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, उसके बाद उनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दें ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। प्रेम रंजन जी, एक ये राजनीतिक सवाल नहीं है, एक बड़ा जो आम आदमी की पीड़ा है उसका सवाल है कि ये सरकार, कोई आपकी सरकार पर आक्षेप नहीं है, तमाम सरकारों पर यह आक्षेप है कि आपदा प्रबंधन का जो विभाग होता है वो तभी जागता है कि जब आपदा टूट पड़ती है और कहर मचा देती है आपदा। अगर उसको सुव्यवस्थित किया जाए और उसके लिए एक रणनीति तय की जाए कि जब भी कोई आपदा आएगी तो कैसे, और कोरोना सबसे बड़ी आपदा देश में आई तो इससे कहीं समझ जाना चाहिए कि ये छोटी मोटी आपदाएं, ये जो बारिश है, बाढ़ है, कहर है सब बाढ़ का, तो इसको कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल जवाब दूंगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकारें जब कहर टूट पड़ता है तभी जागृत होती हैं, उससे पहले बिल्कुल जिला प्रशासन से लेके और राज्य स्तरीय टीमें बिल्कुल एकदम कहीं कोई प्लानिंग नहीं होती, किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं होता आपदा को लेकर। देखिए, आप पहले भी देखे होंगे लगभग जो ऐसे कई वर्षों से लगातार हर वर्ष आप कहें कि बाढ़ आती है, कभी ज्यादा आती है, कभी भयावह रूप ले लेती है। जब बारिश नेपाल के अंदर में या ऊपर में ज्यादा बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति भयंकर बनती है। आपने देखा है कि कोसी की त्रासदी सबसे बड़ी त्रासदी रही है और आज तक उतनी बड़ी त्रासदी बिहार के अंदर में आजादी के बाद नहीं आई थी इतनी बड़ी कोसी की, और उसको हम लोगों ने बड़ी बाखूबी और बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने निपटने का काम किया। इतना ही नहीं, उसके बाद भी वो त्रासदी तो आई, 25 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे और लोगों को हम लोगों ने जो ऐसे केंद्र की टीम आई थी 13,500 करोड़ रुपए का आकलन किया था कि लोगों को पुनर्वास करने के लिए, लोगों को फिर से बसाने के लिए, पक्के उनको मकान बनाने के लिए, उनके जो खेती की जमीन है उनकी उर्वरता समाप्त हो गई है उसको ठीक करने के लिए 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, बिल्कुल जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, लेकिन और भी ठीक होनी चाहिए। अभिषेक बबलू जुड़ चुके हैं आरजेडी से, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। बिहार में कहर टूट रहा है आपदा का और जान माल की जो क्षति हो रही है ये बहुत दुखद विषय है, लेकिन सरकार, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार वहाँ पे कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन सरकार का प्रबंधन तब शुरू होता है तब आम आदमी पूरी तरीके से कहीं मरने मारने पर आ जाता है। उससे पहले अगर प्रबंधन हो तो कहीं आम आदमी को राहत मिल सकती है, लेकिन राहत बहुत देर हो जाती है मिलते मिलते। जी, यहाँ जो त्रासदी है दोहरी त्रासदी है। एक तो कोरोना वायरस से पूरा बिहार त्रस्त है और बिहार एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, इस कगार पर है। सरकार के द्वारा जो जांच का संख्या बहुत कम कर दिया गया है, पर्याप्त मात्रा में जांच नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बाढ़ की जो स्थिति है, बाढ़ में अचानक से पानी आ जाने के बाद जो जल प्रबंधन है सरकार का वो बिल्कुल खत्म हो गया है कि जल प्रबंधन नाम का कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ है चारों तरफ। और लोगों को वहाँ खाने पीने की काफी समस्या हो जाती है, चापाकल भी पानी में डूब जाता है कि पानी पीने में समस्या हो जाती है, माल मवेशी को चारा में समस्या हो जाती है। तो इतनी समस्याओं के बावजूद सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो भाजपा और जदयू की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, पूरी तरह से फेल है। कहीं कोई सरकार जनता को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। प्रेम रंजन पटेल जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी के नेता, उनसे सवाल पूछ लेता हूं, आपका जवाब ले लेता हूं। प्रेम रंजन पटेल, जो आरोप अभिषेक बबलू लगा रहे हैं आप पे, आरजेडी के नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार का जो ठोस प्रबंध है, ठोस कदम है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो उनको तो कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं, उनके पास तो टीन का चश्मा लगा हुआ है, तो कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं उनको। और जितना हमने जो ऐसे काम कर रहे हैं अब तक, जो ऐसे लोग बिहार के लोग संतुष्ट हैं, ऐसे कई सारे आपदाएं आए हैं, कोई नई बात नहीं है बाढ़ का कि इस बार केवल आया है। हर साल बाढ़ आती है और इसमें भयावह स्थिति रहती है, उसमें हम जिस प्रकार से निपटते रहे हैं और जनता हमारी खुश रहती है, उससे उस जनता को हमने कभी जो ऐसे नाखुश नहीं होने दिया है। शुरुआती दौर में जिस समय होता है उस समय थोड़ी तकलीफें होती है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद उनको हम जिस प्रकार से सहायता पहुंचाने का काम करते हैं उससे वो लोग खुश रहते हैं। आज भी जो ऐसे बाढ़ आया है, मैंने कहा कि
10 जिलों के अंदर में, और उसमें जितने लोग प्रभावित है, हमारी एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, सेना के 3-3 हेलीकॉप्टर आए हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं करने के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। जो बाढ़ के अंदर में, पानी के अंदर में फंसे हुए हैं, उनको हम कैसे बाहर निकाल सके सुरक्षित स्थान पर, उनके जान माल की सुरक्षा कर सके, उनको किसी प्रकार का तकलीफ, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। और उनको तो केवल बोलना है, काम तो हम लोग कर रहे हैं, वो तो बयानबाजी करेंगे, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने 15 वर्षों में कुछ किया नहीं है, तो उनको तो दूसरी सरकार पर यही आरोप लगाएंगे। अभिषेक बबलू जी, अभी हम जिस जगह पर से आपसे बात कर रहे हैं सर, ये पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त इलाका है, सुपौल जिले के मरौना प्रखंड का घोगररिया पंचायत। और महोदय जी अभी कहीं स्टूडियो से बैठ के बात कर रहे होंगे, हम यहाँ पर बाढ़ प्रभावित, स्वयं भी बाढ़ प्रभावित हैं, और जनता की भी बात छोड़िए, हम स्वयं भी बाढ़ प्रभावित हैं। यहाँ पर अभी तक कोई देखने भी नहीं आया है, कोई लाभ नहीं मिला है लोगों को, भूखे प्यासे लोग जैसे तैसे इधर से उधर भटकते रहते हैं यहाँ। बिल्कुल। अभिषेक बबलू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी से जुड़ने के लिए। प्रेमरंजन पटेल जो आरोप लगा रहे हैं कि काम जो है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से अगर हो तो लोगों को जो उनकी जान माल का नुकसान हो रहा है उससे कहीं राहत मिल सकती है। नहीं, हम लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं, और मैंने कहा कि पूरी टीम लग गई है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ किसी को ना हो सके, किसी की परेशानी ना हो सके, सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई जो ऐसे जान माल की क्षति ना हो सके, आसानी से लोगों को हम निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके, उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर सके। लेकिन प्रेमरंजन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपदा लगातार वहाँ पे आती है। मान लीजिए अगर जापान में भूकंप लगातार वहाँ पे आता था तो वो कहीं उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, यहाँ पर लगातार हर साल बाढ़ आती है। बिहार में, पूर्वोत्तर भारत में, देश के कई इलाकों में, देश के कई राज्य बाढ़ग्रस्त रहते हैं। तो क्या आपको आपदा प्रबंधन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं करना चाहिए कि अगर कोई एक आदमी भी आपदा के चलते मारा जा रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, आपदा विभाग पूरी तरह से सुस्त है, पहले से ही हम उसको सचेत किए हुए रहते हैं। आपदा विभाग पूरी तरह से लगी रहती है, किसी प्रकार का किसी को कोई परेशानी ना हो सके। जैसे ही आपदा आए या बाढ़ आए या किसी प्रकार का, तो उनको तुरंत जो ऐसे कूच करने का, जो ऐसे जो एनडीआरएफ की टीमें हैं या एसडीआरएफ की टीमें हैं या आपदा की अन्य जो विभाग के पदाधिकारी है, वो सब लोग उसमें जुट जाए, किसी को कहीं तकलीफ ना हो सके, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन जान माल का जो नुकसान है वो तो निरंतर हो ही रहा है अभी। नहीं, अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा जो ऐसे नहीं हुआ है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, 18 लोगों की जानें बाढ़ से गई है। इतना बड़ा 10 जिलों के अंदर में आया है, 435 पंचायतों में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं कि केवल जो ऐसे 18 लोगों की मौतें बाढ़ के कारण हुई है, और कोशिश सरकार की है कि एक भी मौत ना हो सके। आगे हम आपने अभी कहा तत्परता से हम उन लोगों को बचा सके। आपने अभी कहा कि इतना बड़ा नहीं हुआ है, कितना बड़ा होगा कि सरकार पूरी तरीके से सचेत हो जाएगी? नहीं, सचेत जो ऐसे मैंने कहा कि ये आपदा है, और आपदा में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जितनी तत्परता से लगे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो ऐसे ये सरकार की तत्परता ही है कि जिसके कारण इस भयावह रूप के बावजूद जो ऐसे इतना ज्यादा परेशानी नहीं हो रहा है लोगों को। पूरा आधा बिहार डूबा हुआ है, बिहार पूरा बाढ़ में। आप कह रहे हैं ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, कितनी परेशानी होनी है? लोग तो मर रहे हैं, जानवर वहां है। तो क्या बाढ़ में डूबने का जो है सरकार ने डुबाया है क्या? सरकार जो है बाढ़ को ले आई है। बाढ़ तो आती है, पानी पड़ेगा ऊपर नेपाल के अंदर में तो पड़ेगा, हम उसके बचाव का कार्य सरकार ने तो नहीं, बचाव का कार्य लगातार जो ऐसे कर रहे हैं। सरकार ने तो नहीं कोताही नहीं बरती जा रही है, सरकार ने तो नहीं डुबोया है, लेकिन सरकार से सवाल तो पूछे जा सकते हैं इस पे। आप चुन के आए हैं, चुन के आए हैं तो चुन के आए हैं तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, नहीं, नहीं भाग रही है। अगर सरकार में आप हैं तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा, कहीं और पूछने तो जाएंगे नहीं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। सरकार आपदा में पूरी टीम के साथ जुटी हुई है कि किसी प्रकार को कोई ज्यादा बिल्कुल प्रेमरंजन जी, आसानी से हम लोगों को बाहर सुरक्षित स्थानों पर निकाल सके, बिल्कुल उनको खाने पीने की व्यवस्था कर सके। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, विजय कुमार जुड़ चुके हैं हमसे
बिहार से आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सवाल मेरा कि जो बिहार में जितनी बाढ़ आई हुई है और जो जान माल का नुकसान हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? जो आपदा प्रबंधन है वो जब ही जागता है जब कहीं ऐसा कोई कोहराम देखने को मिलता है। अगर पहले से ये प्रबंधित हो जाए तो शायद ये नज़ारे देखने को नहीं मिले जो अब देखने को मिल रहे हैं। लगातार जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं और कस्बे के कस्बे, गांव के गांव, शहर के शहर डूबते जा रहे हैं। तो कहीं उसका एक प्रबंधन तो बनाया जा सकता है। विजय कुमार, देखिए, प्रेम रंजन जी जो बोल रहे हैं वो छोटी दलील दे रहे हैं कि सरकार अपना निर्वहन कर रही है। मैं कहता हूं कि पूरे बिहार हर साल 5 है मर रहे हैं, और साथ साथ जो हर साल सरकार यही कहती है कि हम अगले बार ऐसे करेंगे, इनके बांध को चूहा खा जाता है और हर साल बांध टूट जाते हैं। इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बांध की सुरक्षा के लिए 500 रुपये की गवर्नमेंट थी, तो नरसिम्हा राव ने 800 करोड़ रुपया देने का दिया था बाढ़ सहायता के लिए, और उन्होंने कहा था कि जितना पैसा चाहिए कोसी को तटबंध बनाने के लिए और यहाँ मकान बनाने के लिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी सरकार चले गई, आज तक ये लोग कुछ किए नहीं। 15 साल से ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं, एक बांध का सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। जो नेपाल से पानी आ रही है उसको ये लोग कोई बात विचार नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं कर सकते हैं। तो बोले ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग सिर्फ वहां की जनता पर हुकूमत सिर्फ चला रहे हैं, ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हुकूमत चलाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अभी बाहर से त्राही ये लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। एक तरफ पूरे बिहार कोरोना से परेशान है, मर रहे हैं। इस सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई। देखिए, आने वाला इन लोगों को जनता खदेड़ने का काम करेगा। प्रेम रंजन जी, जो विजय कुमार कह रहे हैं कि थोती दलील आप दे रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, वर्चुअल रैलियां आप करते हैं उसी बिहार में, आप बिहार के नए निर्माण की बात करते हैं, लेकिन जब ये नज़ारे देखने को मिलते हैं तब प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कैसे नवनिर्माण होगा। 264 करोड़ का पुल बह जाता है पानी में। कहाँ पुल बह गया? आप तो जरा बढ़िया से देख लीजिए कि पुल बहा है कि पुल का अप्रोच टूटा है। गलत खबरें जो है इंटरप्रेट मत कीजिए। 264 करोड़ का पुल अपने नियत स्थान पर, अपने जगह पर है, और पुल से 2 किलोमीटर पहले उसको क्षतिग्रस्त करके अप्रोच रोड को केवल जो है से तोड़ा गया था। पानी के तेज बहाव के कारण वह बह गया था, वह अभी चालू कर दिया गया है। दूसरी बात कि विपक्ष के लोगों को पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लगे रहते हैं कि सरकार के खिलाफ किसी न किसी साजिश को हम रचते रहे ताकि सरकार को बदनाम करें, और ये उनका मंशा पूरा नहीं हो पा रहा है। लाख कोशिश करने के बावजूद, कोशिश तो करते रहते हैं, जो सरकार काम करती है, अगर सरकार काम नहीं करती तो बिहार की जनता संतुष्ट नहीं होती। मैंने कहा कि 2008 में कोसी की त्रासदी हुई थी, इतनी बड़ी आपदा आई थी, और वहां जब 2009 में चुनाव हुए लोकसभा का, 10 में विधानसभा का, तब पूरा कोसी का इलाका, पूरा सीमांचल का इलाका एनडीए की झोली में चला आया था। आप देखेंगे कि अगर हम काम किए होने रहते, हमारे काम से अगर संतुष्ट नहीं होती जनता तो हमको पसंद नहीं करती। और यही कारण है कि पिछले साल ही लोकसभा का चुनाव हुआ था 19 में, और 40 में से 39 सीटों पर विजय एनडीए के उम्मीदवारों को दिलाने का काम बिहार के लोगों ने किया। तो हमारे काम से बिहार के लोग संतुष्ट हैं। हम काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों के लिए राहत पहुंचाने से लेकर करके, उनके बचाव से लेकर करके, उनके हर चीज के लिए अगर ईमानदारी से काम नहीं होकर रखते तो वो हमको पसंद नहीं करते, वो अपनी पसंदगी का मुहर हमारे ऊपर नहीं लगाते। विजय कुमार अपना स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है कि काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन काम तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इनके राज्य में बांध टूट रहा है, चूहा बांध खा जा रहा है, 264 करोड़ का पुल पुलिया टूट गया, तो कर रहे हैं कि बना था जो अप्रोच रोड टूटा था, पूरे का संपर्क में भागना है। जी देखिए,
ये लोग जितना वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इन लोग से आग्रह है, निवेदन है कि जितना वर्चुअल रैली ये लोग करके पैसा को लुटा रहे बिहार में, वही पैसा को उसका एक अंश एक उन गरीबों बाढ़ सहायता को से भेज देते। करुणा मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, कुछ योगदान दे देते। आज इतना बिहार में स्थिति नहीं होता। तो ये लोग तो सिर्फ अपने चुनाव से इनको मतलब रह गया है। प्रेम रंजन पटेल सब में इनको पता नहीं है कि 2015 में जो चुनाव लड़े थे तो जनता ने इनको विपक्ष से बैठने का मौका दिया था, लेकिन फिर लेकिन ये सियासी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों को नुकसान हो रहा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें सभी दलों को एक होके और कैसे उनके जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी पर आ सके, उनको 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके, ये भी तो लड़ाई आप लोगों को लड़नी चाहिए। नहीं, इन लोगों को तो एक सर्वदलीय बैठक करवाकर, देखिए ये लोग को एक सर्वदलीय बैठक करवाकर जितने शीर्ष लीडर है बैठ जाए और बाढ़ वाला जो इलाका है, जो बाढ़ हर साल आगे तबाही मचा रहा है, लोगों को ली जा रहा है, उसको कैसे समस्या का निदान करे। तो ये लोग तो करेंगे नहीं, ये लोग तो सिर्फ चुनाव का राजनीति करेंगे। प्रेम रंजन पटेल वो जो कह रहे हैं, विजय कुमार प्रवक्ता हैं जो वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला के निर्णय करना चाहिए और कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो क्या जब सर्वदलीय बैठक होती है तो इनके पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो भाग जाते हैं। तेजस्वी यादव, जब बजट का सत्र चलता है तो पूरा बजट सत्र गायब हो जाते हैं और उनको कोई चिंता नहीं है। वो अपनी अब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, वर्चुअल बैठकें करने में लग गए हैं और केवल फोटो शूट कराए जाते हैं। एक रेस्टोरेंट से निकालते हैं, एक प्लेट में, एक थाल में पूड़ी और सब्जी और 4-5 लोगों को बांट करके फोटो शूट करा करके गायब हो जाते हैं। इनके नेता ये केवल काम कर रहे हैं और केवल सरकार के कामों में खामियां निकालना, सरकार को डिस्टर्ब करना, केवल इतना ही इनको काम रह गया है। सरकार के प्रति काम के प्रति सकारात्मक रूप रखना इनको कहीं नहीं है कि सरकार अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव तरीके से हम कैसे सहयोग कर सके, उस काम को और आगे बढ़ाने में, मदद करने में, ये काम ये लोग नहीं करते हैं। ये केवल जो ऐसे कैसे हम परेशान करें, कैसे डिस्टर्ब करें, सरकार के कामों में कैसे बाधा उत्पन्न करें, ये काम में केवल लगे रहते हैं। जनता देख रही है, जनता इनको पता कर देगी। चुनाव समय आ रहा है और चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि ये सारे कारनामों का क्या असर होता है। विजय कुमार, प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि आप सर्वदलीय बैठक की राह क्यों देख रहे हैं, आप सरकार के पास जाके कहिए। आप तो आरोप लगा रहे हैं, खामियां निकाल रहे हैं, आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो आम आदमी परेशान हो रहा है उसका सहयोग करना चाहिए, आप सरकार पे आरोप नहीं लगाइए, वो ये कह रहे हैं। जहाँ सब लोग चोर रहेगा, लुटेरा रहेगा, तो ये लोग सर्वदलीय बैठक करेंगे। जिनके यहाँ पुल पुलिया डेली बनती है तो सर्वदलीय बैठक करेंगे, जनता को हित की बात करेंगे। ये तो इन लोग का जाएगा ना। ये लोग कितना 15 साल में बिहार का विकास किए हैं, विनाश किए हैं, ये लोग को तो पता है ना। इनके प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपको तो सहयोग करना चाहिए। बिहार में एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बाढ़, इनके प्रधानमंत्री जी अभी राम मंदिर की पूजा करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप जो शिलान्यास करने जा रहे हैं उसका कुछ अंश भी इधर भी बिहार की ओर ध्यान देते तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाता। प्रेम रंजन जी जवाब दीजिए इनके सवाल का। जो सवाल इनको मैं क्या जवाब दूं। अब इनके पार्टी के लोग आपस में गठबंधन में उलझे हुए हैं, केवल परेशान है कि नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा कि नहीं, हमको पूछ नहीं रहे हैं। गठबंधन के लोग उसी में उलझे हुए हैं, रोज दौड़ दिल्ली लगा रहे हैं। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता परेशान हो रही है, कोरोना से, बाढ़ से, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपस में नेतृत्व के लेकर करके केवल झगड़ा किए हुए, लड़ाई किए हुए हैं ये महागठबंधन में। इनको जनता की अगर चिंता होती तो अपनी चिंता छोड़ करके और सरकार के साथ सहयोग किए हुए रहते। विजय कुमार जी, सरकार को सहयोग नहीं करके आप सियासी अपनी कहीं पारियां देख रहे हैं, कहीं सियासी मौका देख रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल आपके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए प्रेम रंजन जी क्या आरोप लगा, इन लोगों के मनसा साफ नहीं है। देखिए अपने घर को तो ये लोग ताकते नहीं है।
इनके घर में लोजपा वाला भी जेडीयू को कितना गाली बकरा आप देख रहे हैं। तो ये लोग तो अपना घर दिन को अच्छा लेकिन दिख रहा है। मेरा सवाल आप दोनों से है कि ये जो बिहार में आपदा इतने ये पूरे देख रही है आपको, बड़े स्तर पे कोहराम मचा हुआ है, इससे जो आम आदमी है वो कहीं सरकार की तरफ देखता है, सियासी दलों की तरफ देखता है कि वहां से कोई उनको एक रास्ता निकलेगा। तो आपको रास्ता निकालने के लिए, आम आदमी को बचाने के लिए तो साथ में आना चाहिए। देखिए, हम लोग तो बिल्कुल महागठबंधन के लोग तैयार देखते हैं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री 5 महीना में नींद टूटने के बाद एनएमसीएच में जाते हैं, पीएमसीएच में जब इनके भाजपा के लोग मरने लगते हैं, एमएलसी मरे हैं, तब ये लोगों को नींद टूटता है। उसी प्रकार बाढ़ में जब ज्यादा मर रहे हैं लोग, अब भयावह स्थिति हो गई, तब हवाई सर्वेक्षण ये लोग करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि पहले ही से इसको क्यों नहीं हम व्यवस्था करें। जब हर साल बाढ़ आती है और हर साल आपदा के लिए अलग खर्च दिया जाता है, तो हम लोग हर चीज व्यवस्था पहले क्यों नहीं करें। जब घर में आग लग जाती है तो ये लोग कुआं खोदना जानते हैं। देखिए, बाढ़ के नाम पर, कोरोना के नाम पर ये लोग को लूट का एक बहुत बड़ा घड़ा बन गया है। इसी नाम पर लोग लूट रहे हैं। देखिए, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, सबसे पहले जो बिहार में जो बाढ़ आ रहा है उसको हम लोग निदान करने का उपाय करेंगे। प्रेम रंजन पटेल, ये सियासी जमीनी हकीकत का पता नहीं है। केवल बैठ कर करके यहाँ से केवल जो ऐसे बयान देना और सरकार के खिलाफ बोलना, केवल इतना ही काम रह गया है। जमीन पर जाकर के देखिए, और तेजस्वी यादव मधुबनी दरभंगा गए थे और वो केवल फोटो शूट कराने गए थे। वहां उन्होंने जो ऐसे बाढ़ पीड़ितों का कोई जो ऐसे कहीं हश्र नहीं देखा, कहीं उनके पीड़ा को नहीं देखा, और वो केवल जो ऐसे अपने जमीन तलाशने गए थे कि कहां पर हमको दान में जमीन मिली है, उसको देखने गए थे। और जिस प्रकार से वहां लोगों का आक्रोश था, उनको भागना पड़ा छोड़ करके। अगर वो वहां से भागते नहीं तो जनता आक्रोशित थी उनके खिलाफ कि केवल बयानबाजी करते हैं, सरकार के कामों में रंगा डालते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं और सरकार को करने नहीं देते हैं। अगर तेजस्वी यादव अगर वहां कुछ देर रुकते तो वहां उनकी ठुकाई हो जाती, वहां उनकी पिटाई हो जाती। इसलिए ये लोग जरा क्षेत्र में जाकर करके और उन पीड़ितों के बीच में पीड़ा को देखने का काम करें, तब इनको पता चलेगा। केवल बयानबाजी करने से नहीं होगा। और जिस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, ये चुनाव में जो है इनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। इनका हश्र जो ऐसे पहले जो हुआ है उससे भी बदतर स्थिति होने वाला है। विजय कुमार, आप फोटो हाँ। जी देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा प्रेम रंजन पटेल जी से कि अपने शीर्ष लीडर से बात करें कि फिर से एक बार बिहार का बोली लगावे, जनता के बीच झूठ सच करने का काम करे, तब बिहार की जनता इनको फिर बतलाने का काम करेगा कि कितना बोली लगाते हैं, कितना बिहार की जनता को डीएनए खराब करते हैं। नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर जो आरोप लगाए उसका जवाब दीजिए कि महज फोटोशूट के लिए आप काम कर रहे हैं। और वहाँ तेजस्वी यादव अगर रुकते दरभंगा गए थे तो फिर उनके संग लोगों का जो गुस्सा था, वो आक्रोश टूट सकता था उन पर। देखिए, ये लोग थोथी दलील दे रहे हैं, ये लोग बिल्कुल थोथी दलील दे रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ एक तेजस्वी यादव, इन लोग जितना ही तेजस्वी यादव के लोग भगवान के तरफ नाम ले रहे हैं, उतना ही उनका वोट बैंक तैयार हो रहा है। इन लोगों को तो तेजस्वी यादव को नाम भूल जाना चाहिए। तेजस्वी यादव से इतना इनको भय है इस चुनाव में, यदि काश यदि लालू जी जेल से छूट के आ जाएंगे तो लगता है कि लोग को हार्ट अटैक कर जाएगा। नहीं, भय तो है, लेकिन भय है नहीं है, वही तो मैं प्रेम रंजन पटेल से पूछ लूंगा। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? लोग परेशानी के लिए तो हम लोग लगे हुए, सरकार में नहीं भी है तो हम लोग उसके लगे हुए हैं, उसके सुख दुख में अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण से गरीब को, आम जनता को फायदा मिलेगा? प्रेम रंजन पटेल वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, कहीं नहीं। मैं तो बताया आपको कि जरा पूछ लीजिए जो मीडिया के लोग थे उनसे बात कर लीजिए। तेजस्वी यादव गए थे तो क्यों उनको आक्रोश झेलना पड़ा, क्यों उनको भागना पड़ा?
जगह जगह जो ऐसे अंतिम में बीच रास्ते में रोक कर करके छोड़ करके भाग आए। जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों को मजाक उड़ाने गए थे, उनके जो काम सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, जिस प्रकार से उनका बचाव हो रहा था, जिस प्रकार से उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा था, उनको केवल चिढ़ाने के लिए गए थे, कोई काम करने नहीं गए थे, डिस्टर्ब करने के लिए गए थे। इससे खुद जो है वहां की आम जनता ही जो है उनसे नाराज थी और इसलिए उनको भागना पड़ा वहां से। रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी से जुड़ने के लिए। विजय कुमार, आपसे सवाल कि जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप फोटो शूट करा रहे हैं, लेकिन जनता को जो कष्ट हो रहा है उस पर तो सियासी दलों को एक होना चाहिए। बाढ़ ने जिस तरह कहर बरपा रखा है बिहार में, पूरे पूर्वोत्तर भारत पूरा जलमग्न हो रखा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं सियासी दलों को तो ये तय करना चाहिए कि सदास्यता दिखानी चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, देखिए, हम लोग बिल्कुल बिहार की जनता के साथ है, चाहे कोरोना का समय हो, अभी कोरोना का समय है, बाढ़ का समय है, हम लोग सब उनके साथ है। लेकिन ये सरकार यदि एक्टिव हो जाती तो आज ये स्थिति, पूरे बिहार की स्थिति नहीं होता। सरकार अनएक्टिव है। ये लोग को सिर्फ वही जगह हाथ डाल रहे हैं कि जहां से इन लोग को पैसा मिल सके। हमारे जब जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे कि एस्टीमेट घोटाला यहाँ होता है, बाढ़ के समय का आधा पैसा मुख्यमंत्री आवास आता है। तो ये लोग इसी के लिए मनाते हैं कि हर साल बाढ़ आवे, इस तरह का आपदा आवे, कोरोना ऐसा कि हम लूट कर ऐसी बने। बताइए कि कोरोना में 9,000 करोड़ रुपया आया सहायता के लिए, कहाँ गया वो पैसा जो आज तक ले न कोई किट है इनके पास, न वेंटिलेटर है, न कोई सामान है, जनता मर रही। उसी प्रकार बाढ़ में ये लोग पैसा देते हैं, लेकिन न वो कहीं खाना बचता है, न कहीं राशन बचता है। सिर्फ कहते हैं कि मैं इन लोग को दे रहा हूँ। कहीं गांव में नाव है जो हर साल बाढ़ आती है तो परमानेंट हर गांव के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो ये सभी सियासी दल अगर ऐसा करेंगे तो फिर आम आदमी को बचाएगा कौन? हम लोग तो बचाने के लिए ही है, लेकिन ये लोग तो यही ना चाहते हैं कि जब तक बाढ़ नहीं आवेगा, जब तक लोग मरेंगे नहीं, तो हमारा लूट खसोट बढ़ेगा नहीं। देखिए, यदि सही ढंग से राज्य सरकार इस कोरोना पर या बिहार हर साल जो बाढ़ आती है आपदा इस पर यदि सही ढंग से सीबीआई से जांच करवा दे, जिनके जितने सारे अफसर हैं, जितने सारे मंत्री हैं आपदा के, जितने सारे विधायक, सब फंस जाएंगे, मुखिया तक फंस जाएंगे। बिल्कुल। प्रिंस बजरंगी जुड़ चुके हैं, जेडीयू से नेता हैं। प्रिंस बजरंगी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हम के, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अगर समय से काम कर लेती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता और इतने लोगों की जो जान माल का नुकसान हो रहा है वो नहीं होता। अगर आपकी जांच हो जाए तो आपके मुंशी से लेके बाबू से लेके बड़े नेता तक सब उलझ जाएंगे, सब फंस जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ये बाढ़ का मामला है, इस पर हमारी सरकार ने क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो हम के जो प्रवक्ता है वो राजनीति का छोड़कर अगर सरकार के हाथ बटाने में लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप देखे होंगे कि बिहार में जब भी बाढ़ आई है, हमारी सरकार 15 साल से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी बिहार का विकास किया है। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, पिछले साल देखो में बाढ़ पानी में एक कैसे तो कहावत है कि बाढ़ आगे ऊपर वाले का किसी की चलती नहीं है। आप देखिए, हमारी सरकार ने जो भी होता है, चाहे वो राहत सामग्री के नाम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी अफसर होते हैं, हर एक जिले के डीएम होते हैं, हर एक आपदा पदाधिकारी होते हैं, वो दो हाथ करने का काम करते हैं। अभी एक बाढ़ के अलावा भी हमारी ही सरकार का पूरा देश और पूरा धरती कोरोना से जूझ रहा है। और जो बाढ़ की समस्या हुई है तो उसको लेकर आप देख लीजिए कि समय से पहले जो वर्षा हुई है इस बार उत्तर भारत के दरभंगा कोसी इलाके में कुछ बाढ़ का पानी ने तांडव मचाया हुआ है और उसको सरकार हमारी देखभाल कर रही है और जनताओं के पक्ष में अच्छा। हेलो जी सुन रहे हैं जी, बताएं। दरभंगा सहित कोसी
कोसी इलाकों में जनता हित में। लेकिन आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा है, लेकिन नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, एक कहावत है कि बाढ़ सुखाड़ के आगे किसी की चलती नहीं है। हम एक पहल कर सकते हैं और पहल हमारी सरकार की जारी रहती है। और विपक्ष का तो काम होता है किसी पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। और जो हमारे हम के प्रवक्ता जी हैं, उनके भी मुख्यमंत्री, उनके ही जीतन मांझी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तो उनके बारे में क्या चर्चा करेंगे? आज यहाँ है, कल कहाँ होंगे, उनको भी नहीं पता है। तो हम अभी यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम बस अभी हमारा ध्यान केंद्रित है कि हमारे राज्य के लोग कैसे खुशहाल रहे, हमारा देश, हमारे जो अभी बाढ़ के साथ साथ कोरोना आई है, इससे हम लोग कैसे लड़े, हम लोग इससे निकलने के चक्कर में है। आप तो कह रहे हैं खुशहाल रहे, लेकिन नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रिंस बजरंगी। जी, नुकसान तो होगा ही, लेकिन हमारी सरकार की ये पहल है, हमारी सरकार की ये चाहत है कि नुकसान को कैसे कम किया जाए। जो भी इसमें अफसर हैं, जो भी विजय कुमार जो प्रिंस बजरंगी ये नेता हैं जदयू के, वो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं और इतना काम इन्होंने नहीं किया जितना काम हम कर रहे हैं। विजय कुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विजय कुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं या बोल नहीं रहे प्रिंस बजरंगी। जी, तो देखिए यही बात है, उनको तभी समझना चाहिए। उनके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, हेलो, हाँ बोलिए। उनके जो प्रतिपक्ष नेता है तेजस्वी यादव जी, जब राजनीति करते हैं, हम नहीं अभी ये सब बोलना मुनासिब समझते हैं। उनको समझना चाहिए कि पिछले साल पटना में बाढ़ आया था, चमकी बुखार आया, उसके पश्चात अभी उत्साह है, 2 दिन जाके पटना में घूमे और फोटो खिंचवाए अपना। तो हम अभी वो सब बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। और मांझी जी कहाँ उनके हैं? हमारी सरकार इसको लेकर काफी एग्रेसिव रहती है और बोल रहे हैं कितने लोग हेलो। लेकिन आप सरकार में हैं, तो आपसे सवाल पूछना वाजिब बनता है कि जो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, नुकसान कैसे रुकेगा? सर आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। हम सरकार में हैं, हमसे लोगों को भरोसा है, हमसे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अभी हम जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए आज तक माननीय नेता पर कोई भ्रष्टाचार में उंगली नहीं उठा सकता है। हमारे नेता जेल में नहीं है। लेकिन जो आपकी सरकार है वहां पे, उससे ये भरोसा लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरह नुकसान दिख रहा है, नुकसान ज्यादा है, राहत कम है। ये मेरा सवाल है आपसे। हवाई सर्वेक्षण से जिस इलाका में बहुत बाढ़ का प्रभावित इलाका है, वहां पर दौरा किए हुए हैं। हेलो जी, सुन रहे हैं आपकी आवाज को। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल परसों में हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किए हुए हैं, और जो भी उसमें उचित व्यवस्था उनको लग रहा है, उचित अधिकारियों से उनको दिशा निर्देश करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात हम लोग अभी समझना होगा कि अभी कोरोना भी एक बहुत बड़ा हम लोग के सामने चुनौती है, बाढ़ के अलावा। बाढ़ तो लेकिन देखते होंगे बिहार चुनौती तो है। बिहार में नेपाल जो पानी छोड़ता है, उत्तर बिहार में हर एक साल बाढ़ आता है। लेकिन आप तो लगातार जब सरकार में, तो आपको एक योजना तो बनानी चाहिए, एक रणनीति तो बनानी चाहिए। आपको पता था पानी आएगा, और कोसी में भी उफान है, कोसी में उफान आएगा। अकेले नहीं रहे हैं, कभी हम यूपीए के साथ रहे, कभी एनडीए के साथ रहे। तो इसका मतलब एनडीए ने रोका है आपको काम करने के लिए? नहीं, अभी हम एक पुराना दिन गिनाना नहीं चाहते। आप बोलिएगा पुराना दिन आपका लगा रहता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं रहे। अगर साथ में रहे तो क्या एनडीए रोक रही है आपको? क्या केंद्र से मदद नहीं मिल पा रही है आपको? देखिए, आप मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। मेरी है कि यूपीए की सरकार था केंद्र में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हेलो। लेकिन ठीक है, लेकिन जो आपने कहा है कि हम अकेले नहीं रहे, अकेले रहेंगे तो क्या कर लेंगे? अभी साथ में तब भी करना चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। समय का अभाव है। सरकार में तमाम सियासी आरोप एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन बिहार पूरा बाढ़ की चपेट में है और जान माल को निरंतर नुकसान हो रहा है।
और लोगों की अपेक्षा अपनी सरकार से है कि सरकार से उनको तुरंत मदद मुहैया होनी चाहिए, लेकिन मदद मिलते मिलते देर हो जाती है और यही देर खलती है और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखते हैं कि मदद कब तक मिल पाएगी। बहरहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज।